Oh, hello everyone, this is Ravi Chandra, UPSC CSE, welcoming you all on Samarth Ice and Judiciary and Era of Transformation. Look, आज अपन डीपीसी को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 5 की बात करेंगे और इसमें जो बिल वगैरह की बात करेंगे, डीड की अगर एक्चुअली हम बात करेंगे, कन्वेंस की बात करेंगे। मैं एक्चुअली इस पे बनाने वाला वीडियो था नहीं अभी, लेकिन आप लोगों के कहने पे ही मैं कन्वेंस की टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ गया, वो सारी चीज़ें पता हो गई है कि कैसे लिखना है, एफिडेविट कैसे बनाना है। पर मैं जैसे ही कन्वेंस पार्ट 6 में मेरा कन्वेंस खत्म हो जाएगा, आज आधा और कल जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कन्वेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे 1 या 2 वीडियो और दे दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली 2 वीडियो, मतलब पार्ट 8 आते आते आपकी डीपीसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक 27 तक मैं डीपीसी खत्म कर दूंगा, 30 तक मैं आपकी आईटी खत्म कर दूंगा। उसके बाद क्रिमिनोलॉजी आपका 12 को है, तो क्रिमिनोलॉजी बीच में चलते रहेगा, 2 वीडियोस डाल रखा ऑलरेडी, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। सो इफ़ यू लव द कंटेंट, लाइक द कंटेंट, प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मॉनेटरी सपोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक कि जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, उसका बस एक तरीके का मोटिवेटिंग पॉइंट है वो। अगर आपके कमेंट्स वैसे बहुत मोटिवेटिंग मुझे हमेशा करते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा जब आप सपोर्ट करते हो अलग तरीके से तो अच्छा लगता है। ठीक है, खैर लेट इट भी। अगर आपको याद होगा मेरा लेक्चर नंबर 1, जब मैंने आपको डीपीसी के कॉन्सेप्ट को बताया था, ड्राफ्टिंग क्या होता है, प्लीडिंग क्या होता है, कन्वेंस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कन्वेंस के बारे में पूरा डिटेल में। आज उसी को थोड़ा आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कुछ चीज़ों को समझेंगे कि डीड क्या होता है, सेल डीड क्या होता है, कैसे उस चीज़ को अपन और चीज़ों को आगे डील कर सकते हैं। आप याद करिए लेक्चर नंबर 1 जब मैं आपको कन्वेंस बताया था, तो कन्वेंस के क्या मतलब होता है, कन्वेंसिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, ड्राफ्टिंग आपने मसौदा तैयार किया, प्लीडिंग उसको आपने बोल दिया, कन्वेंसिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, उसका डीपी से कोई लेना देना नहीं। ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग से कन्वेंसिंग का कोई लेना देना नहीं है। कन्वेंसिंग का मतलब होता है एक तरीके का एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को आसान करता है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो एक्सेप्टेड है लीगल टर्म्स में, जुडिशरी के टर्म्स में। उसका यूज करके आप अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। कोई व्यक्ति किसी को देता है प्रॉपर्टी का, जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं, तो वो जो एक्ट है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे, वो होता है कन्वेंस। अब वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट एक तरीके की डीड होती है, एक तरीके का दस्तावेज होता है। उसमें कई तरह की चीज़ें हो सकती है। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करा है तो सेल डीड, अगर आपने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में रखा है तो मॉर्टगेज डीड, लीज में रखा है तो लीज डीड, गिफ्ट में दिया है तो गिफ्ट डीड, पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ ट्रांसफर करा है तो पार्टनरशिप डीड। ये सारी चीज़ें पढ़नी है कन्वेंस के अंदर। तो कन्वेंस अगर मैं कहूँ कि ये है एक पूरा का पूरा सर्कल है, तो उसके अंदर में आपको डीड आ जाएंगी, डीड ऐसे आ जाएंगे, सब पार्ट है। पूरा का पूरा एक्टिविटी कन्वेंसिंग या कन्वेंस कहलाता है। एक एक्ट, पूरा एक इंस्ट्रूमेंट कन्वेंस कहलाता है, उसका सब पार्ट डीड है। इस डीड के अंदर क्या हो जाएगा, सेल डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड, मॉर्टगेज डीड, ये सारी चीजों की बात करेंगे। तो डीड क्या हुआ, डीड क्या हुआ। अगर मैं कहूं कि एक पेन एक उसके ढक्कन से और उसके पूरा जो मटेरियल उससे बना होता है, तो ढक्कन उसका एक पेन का पार्ट हुआ। अब उसमें कई तरह के हो सकते हैं, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, शीशे का, बहुत तरह, प्लास्टिक का। तो सेल डीड जब मैं कहता हूं तो डीड का पार्ट हो गया सेल डीड। तो डीड क्या है, डीड का हिंदी एक तरीके से दस्तावेज होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे इंट्रो में ही आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया। खैर, कम टू द स्लाइड, जो मैंने स्लाइड बनाया है, आई थिंक दिस इज द स्लाइड एग्जैक्टली। कन्वेंस को सेक्शन 210 में इंडियन स्टाम्प एक्ट जो है उसमें डिफाइन किया हुआ है। आप जरूर इस चीज़ को ध्यान देख लीजिए जब आप एग्जाम में लिखिएगा ना। 1899 का स्टाम्प एक्ट है, इंडियन स्टाम्प एक्ट। अगर आपसे कन्वेंस का डेफिनेशन मांगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आते हैं डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंस, तो आप इस सेक्शन को जरूर लिखिएगा। सेक्शन 210 ऑफ इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 दैट डिफाइंस कन्वेंस इंक्लूड्स अ कन्वेंस ऑन सेल एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय विच प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल इज ट्रांसफर्ड इंटर वाइवोज एंड विच इज नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय शेड्यूल 1, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हो गई कन्वेंस। अब मैंने बोला कन्वेंस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर क्या क्या आ सकती है, डीड आ सकती है। एक तरीके का डीड, एक तरीके का दस्तावेज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। डीड का मतलब होता है, डीड इज अ साइंड लीगल डॉक्यूमेंट। साइंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं अगर बिना साइन के लिख दूं तो क्या उसकी वैल्यू है? बिना अफिडाविट के, बिना फॉर्मेशन के मैं अगर सर्टिफाई कर दूं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहा हूं, तो वेदर आपको लगता है कि जुडिशरी में लीगल होगा? नहीं होगा। तो डीड इज अ साइंड लीगल डॉक्यूमेंट दैट ट्रांसफर्स क्या,
ओनरशिप ऑफ एन एसेट टू अ न्यू ओनर, आप अपने एसेट का ट्रांसफर कर रहे हैं ओनरशिप, किसको, नए ओनर को। डीड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और व्हीकल्स बिटवीन टू पार्टीज। द पर्पस ऑफ अ डीड इज व्हाट, टू ट्रांसफर अ टाइटल, लीगल ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी और एन एसेट फ्रॉम वन पर्सन टू कंपनी और टू अनदर टू वट एवर। ठीक है, हम किसी के नाम में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी इंसान के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी नॉन लिविंग बीइंग से लेकर हम चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ रहे हो बात, ये होती है डीड का मतलब। आप अपनी ओनरशिप किसी के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका एक पूरा का पूरा जो जो फॉर्मेट है उसमें आपने साइन वगैरह करके दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट को समझेंगे। सेल करेंगे तो क्या होगा, गिफ्ट देंगे तो क्या होगा, लीज करेंगे तो क्या होगा, मॉर्टगेज करेंगे तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो कहता है कि इफ अ डीड, अगर एक दस्तावेज, एक लीगल डॉक्यूमेंट साइंड नहीं है, बिल रिटेन नहीं है, नोटराइज मतलब नोटरी से उस पर साइन नहीं करा, स्टाम्प नहीं करवा रखा है आपने, जरूरी नहीं कि सब सारे का स्टाम्प करवाना है, कुछ रुपये से अगर ऊपर है तो आपको स्टाम्प कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब एक लीगल, लिखने में तो लीगल होना चाहिए ना, एक कोरे कागज पे लिख के देने से थोड़ी ना होगा। एंड इंटर्ड इनटू द पब्लिक रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट क्या है पब्लिक रिकॉर्ड। अभी ये पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब समझाऊंगा आपको, बहुत अजीब अजीब सी चीजें इसमें मिलेंगी, कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, उसका पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब है। अब एक पर्सनल कैपेसिटी में आपने किसी को लिख कर दे दिया, वो उस तरीके की डीड कहलाएगी नहीं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में कुछ टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूं। इट मे बी रेफर टू एज एन इनपरफेक्ट डीड, उसको ऐसा बोलेंगे जिसको हम लोग लीगली तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसा डीड होगा उसको ऐसे बोलेंगे। द डॉक्यूमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ टाइटल आर वैलिड बट द रिलेटेड पेपर वर्क मे नीड टू बी फाइल विद द रजिस्टर ऑफ द डीड्स टू अवॉइड अ डिले इफ देयर इज अ लीगल चैलेंज। बात को समझ गए आप। ठीक है, अगर मैं कहूं कन्वेंस एक वाहन है, तो डीड एक तरीके का वाहन का पार्ट हो गया, दस्तावेज हो गया। डीड ऑफ कन्वेंस सारे एक टर्म्स हैं, बिल्कुल सेम चीजें हैं। जब भी आप डीड की तैयारी करते हो, जब भी आप डीड को फॉर्मेट बनाते हो, किसी भी डीड की, सेल डीड की, लीज डीड की, मॉर्टगेज, पार्टनरशिप, किसी भी चीज की, इंपॉर्टेंट क्या है, बार बार कह रहा हूं, वो डीड का पेपर साइंड होना चाहिए आपसे, सर्टिफाई होना चाहिए। कुछ टर्म्स है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, जब भी मैं बताऊंगा। टेस्टिमोनियम होना चाहिए, लास्ट में टेस्टिमोनियम आपको लिखा होना चाहिए कि मैं अपनी फुल कैपेसिटी में लिख रहा हूं, मुझे पता है इसके रिपरकशंस क्या होंगे। रिसाइटल्स, रिसाइटल्स का क्या मतलब होता है, एक नैरेटिव पार्ट है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कि अभी मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं कुछ चीज़ों को, फिर मैं नरेट करूंगा पूरी इंपॉर्टेंस को, उसकी क्यों दे रहा हूं, क्या रीज़न है, कितनी की प्रॉपर्टी है, क्या है, नहीं है। रिसीट, अगर कोई रिसीट है, कोई कंसिडरेशन है, कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसके बारे में बताइए आप। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड, क्या डीड है, सेल डीड है तो ऐसे लिखेंगे, कैपिटल लिख। लीज डीड है तो LEAC, लीज डीड। जहां पे भी इस तरह की चीजें लिखनी है आपको, कैपिटल में लिखेंगे आप, कॉमा से ऐसे कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड, डेट, किस दिन को, पार्टीज कौन है, आप हैं, सामने वाला कौन है, उसके बारे में लिखिए, अपने रिलेशनशिप को बताइए थोड़ा सा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये टर्म आपके बड़े काम आने वाले हैं, इस टर्म्स को आप लोग दिमाग में रखिए। ये टर्म्स के हिंदी और इन चीजों का जो मतलब है आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जब डीड अभी मैं बताऊंगा ना, तो आपको मैं बार बार वेयरेज लिखूंगा, वेयरेज बताऊंगा, वेयरेज के बारे में क्या होता है। तो वेयरेज कैपिटल लेटर में लिखना है। जब भी आप किसी भी डीड फॉर्मेट को लिख रहे होंगे, जब भी आप प्रारूप, जो ऊपर वाला मैं आपको याद है बिटवीन और बोल रहा था, पिटिशनर और रेस्पोंडेंट, उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं ना लिखना डिटेल में, तो आप वेयर एज से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल में सारी चीजें कैपिटल में, वेयर एज, सिर्फ वेयर एज कैपिटल में, और सारी चीजें नहीं। WHEREAS, वेयर एज एक कैपिटल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, मीन्स कंसिडरिंग दैट और दैट बिंग द केस। इसका मतलब ये होता है कि केस को कंसिडर करते हुए या प्लेंटिफ को कंसिडर करते हुए, उस पर्सन को कंसिडर करते हुए वेयर एज। तो सिर्फ कंसिडरिंग दैट को एलिमिनेट करने के लिए वेयर एज का टर्म होता है लीगल टर्म्स में, डीड के फॉर्म में। डीड जब भी आप लिखते हो, अगर एक बंदा है, अगर एक रिसाइटल कर रहे हो कि दैट वेयर एज द प्लेंटिफ, वेयर एज द पर्सन, वेयर एज द सन, वेयर एज द रेसिडेंट, वेयर एज द फ्रेंड, जो भी आप है आपका, उसको अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर उसके अलावा भी कुछ अगर ट्रांसफर कर रहे हो, कोई और भी पार्टी, एक से ज्यादा पार्टी है, तो जब भी वेयर एज के बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो एंड वेयर एज लिखिएगा, एंड वेयर एज, फिर वेयर एज, एंड वेयर एज, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए फादर हैं, उन्होंने अगर अपनी बिल बनाई या फिर अपना उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा एक बेटे को, तो वेयर एज एक के बारे में बताया, एंड वेयर एज द सेकंड वन, तीसरा है तो फिर से वेयर एज, नन एंड वेयर एज, ऐसे करके चीजें आपको लिखनी पड़ेगी पैराग्राफ्स में। सेल डीड, लीज डीड हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप। अभी मैं फॉर्मेट बताऊंगा, अभी तक इन चीजों को मतलब समझ लीजिए बस।
अगर डायरेक्ट वहाँ बताता तो आपका दिमाग घूम जाता। अभी एक बार दिमाग में डाल लीजिए, आप बार बार लिखेंगे, जब आप अपनी टेस्टिमोनियम को नीचे लिखेंगे ना, फाइनली किसी विटनेस के अंडर में आप जब साइन करा रहे होंगे अपने टेस्टिमोनी को, तो आप लिखेंगे इन विटनेस वेयर ऑफ। ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई इस चीज़ को देख नहीं पा रहा है, बिकॉज समबडी हैज़ कमेंटेड ऑन माई चैनल की विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए मैं बताता रहा हूँ, आप जब भी इस तरह की टर्म्स लिखोगे, इन विटनेस वेयर ऑफ सब कैपिटल लेटर में लिखोगे, आई एन इन हो गया, फिर विटनेस, विटनेस कैपिटल लेटर में, वेयर ऑफ WHEREOF वेयर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? आई सर्टिफाइड दैट आई हैव साइंड दिस, मैं मानता हूं, मैं सर्टिफाई करता हूं कि मैंने साइन करा है, मैं अंडरस्टैंड करता हूं इस सिचुएशन को। तो इन विटनेस वेयर ऑफ, उन विटनेसेस का साइन लिखिएगा नीचे, ये सबसे लास्ट में लिखना है। अभी मैं बताऊंगा कहां लिखना है। उसके अलावा क्या एक और कैपिटल लेटर में क्या होगा बार बार यूज? नो ऑल मेन बाई दिस प्रेजेंट्स दैट दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी, ये बार बार यूज होगा। अभी इसका मतलब समझाऊंगा कहां पे यूज होगा। नो, AKNOW, नो ऑल मेन बाई दिस प्रेजेंट्स दैट दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी, इसका मतलब समझाऊंगा क्या होगा। इसका मतलब होता है कि जब आप अपनी चीजों को पब्लिकली अनाउंस कर रहे हो, समथिंग यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग द नोटिस इन टू पब्लिक, पब्लिक को ध्यान लेना चाहते हो, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज बोलते हो ना आप, उसी को लीगल टर्म्स में ऐसे लिखते हैं कि नो ऑल मेन बाई दिस प्रेजेंट दैट दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी। अभी इसका मतलब समझाऊंगा क्या होता है। उसके अलावा जब आप लिखेंगे नाउ दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी विटनेस्ड एज अंडर, अब क्या इसका क्या मतलब होगा वही बताऊंगा, पर इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए, आपको लिखना है सब चीजें कैपिटल लेटर में ही है, कहां लिखना है वो बताऊंगा अभी। द पार्टीज हेयर बाई म्यूचुअली अग्री विथ ईच अदर एज फॉलो, जब पार्टीज आप बात करो एक दूसरे से अग्री करते हैं, म्यूचुअली अग्री करते हैं, कैसे करते हैं? एज फॉलोज, कैसे? नीचे लिखिएगा सारी ग्राउंड्स, और ये बताऊंगा कैसे, टेंशन मत लीजिए। नाउ दिस डिड विटनेसेस दैट, ये सारे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नाउ दिस डिड विटनेसेस दैट, ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है। नाउ दिस डिड विटनेसेस एज फॉलोज, कैसे? ग्राउंड्स लिखने नीचे कि कैसे कैसे डीड फॉलो करेगा, क्या क्या होगा, वो सारी चीज लिखिएगा। ये सारे टर्म्स आपको कैपिटल लेटर में लिखें जब भी आप डीड की फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। अभी आप फॉर्मेट पे आते हैं, अभी आपका दिमाग लग रहा है क्या क्या बोल रहे हैं, आ जाओ दिखाता हूँ अभी क्या बोलना चाह रहा था मैं। सबसे पहले बिल की बात कर लेते हैं। बिल वैसे मैंने आपको बता दिया है, आई थिंक सेकंड टॉपिक में इंडियन सक्सेशन एक्ट जब मैं आपको बता रहा था तो बिल के बारे में बताया था मैंने आपको। सेम चीज़ है, बिल में कुछ ऐसा करना नहीं, फॉर्मेट देख लीजिए आप। आपको मैंने तभी बताया था बिल का डेफिनेशन सेक्शन 2H में लिखा हुआ है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। बिल मतलब लीगल डिक्लेरेशन जब कोई व्यक्ति करता है, ये कोई इंटेंशन, आप द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए टेस्टेटर, आप अगर लिख रहे हो अपना तो आप टेस्टेटर हो गए, अपना इंटेंशन लीगल डिक्लेरेशन कर रहे हो अपने इंटेंशन का विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इन टू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। पता है बिल का डेफिनेशन समझ में आ गया, आपको पता होगा। एक टर्म पहले मैंने यूज करा था, मैं उसका मीनिंग अभी बता रहा हूँ। कोडिसिल, CODICIL, कोडिसिल, सेक्शन 2B इंडियन जो सक्सेशन एक्ट है उसमें डिफाइन किया हुआ है। कोडिसिल इज एन इंस्ट्रूमेंट मेड इन रिलेशन टू अ बिल, बिल के कंपैरिजन में, बिल के रिलेशन में यूज होता है, एंड एक्सप्लेनिंग, अल्टरिंग और एडिंग टू इट डिस्पोजिशन एंड शैल बी डीम्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द बिल। कुछ अगर डिस्पोजिशन की बात करते हैं तो उसको सिंपली कोडिसिल कहते हैं। दैट्स नॉट वेरी ऐसा टर्म की जो बार बार यूज होगा आपको, पर इसके मतलब को समझ लीजिए आप। समथिंग दैट इज रिलेटेड टू बिल इज व्हाट द कोडिसिल, सेक्शन 2B। अगर बिल में कुछ एक्सप्लेनिंग अल्टरिंग कर रहे हो अगर आप अपने उस बिल में, तो कोडिसिल करोगे आप, कोडिफिकेशन बोलते हैं ना IT में, ठीक है। अब इसके फॉर्मेट को देखिए। फॉर्मेट देखने से पहले जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, प्रारूप अपना दिमाग में डाल लीजिए कि आपको लिखना क्या क्या है बिल में, या फिर बिल क्या सारी चीज़ में आपको यही सब लिखना पड़ेगा। वैसे तो इंडिया में कोई ड्राफ्टिंग का कोई, बिल के ड्राफ्ट का कोई अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, पर हाँ जो एक्सेप्टेड टर्म है, एक्सेप्टेड फॉर्म से उसके बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज बहुत आपका क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको को समझ में आ रहा है, कोर्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं। योर लैंग्वेज ऑफ द बिल शुड बी वेरी वेरी लेजिबल, रीडेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ऐसा रहा जो समझ में नहीं आएगा ना, फिर वो बिल शक के घेरे में आ जाती है, वो बिल एग्जीक्यूट नहीं होगा ढंग से, ठीक है। द प्रॉपर्टीज शुड बी डिस्क्राइब्ड विथ कंप्लीट क्लैरिटी, जो भी प्रॉपर्टी आप लिख रहे हो अपने बिल में, ये प्रॉपर्टी मेरा छतरपुर में है, एक प्रॉपर्टी मेरा रेवा में है, एक प्रॉपर्टी मेरा उत्तराखंड में है, एक प्रॉपर्टी है, जो भी है आप उसको सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, एड्रेस, अभी वो किसके अंडर में है, कौन उसको अभी वहाँ पे देख रेख कर रहा है, वो सारी चीज़ लिखिए आप। उसका कागज़ है तो उसका नेक्चर में लगा रखिए, जो भी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर्टी के केस में। तो अविल हमेशा, जो भी बिल आप ड्राफ्ट करोगे हमेशा फर्स्ट पर्सन में, मैं आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना वसीयत की, तो आप अपने वसीयत अपने हमेशा अपने बारे में लिखोगे फर्स्ट पर्सन में, आई एम डिक्लेयरिंग दैट, ऐसे लिखेंगे। डिटेल्स ऑफ द टेस्टेटर टू बी मेंशन्ड क्लियरली, नाम, पता,
सब चीज़ें आपको बहुत डिटेल में लिखनी पड़ेगी, आपका नाम, आपका पता, आपका ऑक्यूपेशन, जो भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा अपने बारे में, क्या करते थे, आपका क्या है, क्या भी है, वही जो थोड़ा बहुत चीज़ अपने बारे में बताइए। डिटेल्स ऑफ बेक्वेथ टू हुम एंड विच प्रॉपर्टी इज गिवन, कौन सी प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी जो आप कहाँ पे लिखी हो, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया आपने। अब उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी किस बेटे को देंगे, किस बेटी को देंगे, क्या नहीं देंगे, वो सारी चीज़ लिखना पड़ेगा एकदम क्लियर कट। अगर कोई एग्जीक्यूटर है तो डिटेल्स लिखिए। अभी मुझे सामने किसी ने मैसेज कर रहा था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, कि भाई रवि भाई ये मेरे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लिखा हुआ है, जब उसके साफ साफ लिख रखा है उसने बिल में कि एग्जीक्यूटर मेरा ये है। तो आप उसके आंसर को ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको क्या बोला था जब एलओए पढ़ाया था कि एलओए जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा होता है, क्योंकि उस पर लीगल क्लेम्स कम होते हैं ना। अब प्रोवेट तो तभी जा सकते हो जब आपको एकदम क्लियर कट पता है, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं, आप डायरेक्ट गए एग्जीक्यूट करिए सर प्रॉपर्टी इसके बांट दीजिए। पर होता क्या है कि जब भी बिल होता है तो उसमें डिस्प्यूट हो जाती है, कुछ ऐसे लोग आपके फैमिली में होते हैं जो आपकी बातों को अपोज करते हैं, तो आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिमांड करते हैं, या फिर आप खुद ही थक हार जाते हैं कि मैं खुद ही नहीं जाऊंगा अब एग्जीक्यूट करने। तो उस केस में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का केस मैंने आपको बताया था। अगर सब कुछ क्लियर है, कोई इशू नहीं, कोई फैमिली वाला प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा, प्रोवेट के लिए जाइए डायरेक्ट। उसके अलावा कोई प्रीवियस टेस्टामेंट है, अगर आपने कोई पहले बिल बनाया था, कुछ ऐसा करा था, कुछ और टेस्टामेंट करे थे, कुछ प्रॉपर्टी किसी को दिया, जो भी है टेस्टामेंट में लिखिए। साउंड स्टेट ऑफ माइंड, आपका माइंड बहुत साउंड स्टेट है, कोई इनसिक्योर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ें लिखिए। सिग्नेचर ऑफ अटेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सच कोई स्टाम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप करवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विटनेसेस का साइन करवा लीजिए, फेयर इनफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को बिल में देखते हैं, डीड में देखते हैं, बात हो जाएगी खत्म। देखिए अब बिल देखिए, बिल को स्टार्ट कैसे करेंगे। हमेशा ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने आपको बोला थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, दैट दिस इज द लास्ट बिल टेस्टामेंट। इतना तक आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। दिस इज द लास्ट बिल टेस्टामेंट ऑफ किसका, मी मतलब मेरा नाम, मेरा ऑक्यूपेशन, मेरा घर, मेरा कहाँ पे रहता हूँ। द लाइफ, दिस इज द लास्ट बिल टेस्टामेंट, लास्ट बिल टेस्टामेंट फाइनल वसीयत है मेरी, उसका टेस्टिमनी दे रहा हूँ मैं, वो कैपिटल लेटर में लिखिए। दैट द लास्ट, दिस इज द लास्ट बिल टेस्टामेंट, इसको कैपिटल लेटर में लिखिए बस। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे मतलब लिखना चाहिए, अगर मैं संग बताऊँ तो अच्छा लगता है, ओपनिंग दे रहा हूँ ना तो अच्छा लगेगा, लिखना चाहिए, वैसे फॉर्मेट तो यही है। उसके बाद नीचे लिखिए दैट द लाइफ इज अनसर्टेन, कब क्या हो सकता है पता नहीं। फिर अपने बारे में लिखिए। वेयर एज, मैंने बोला था ना, जब भी आप पहला कुछ एक्सप्लेनेशन करने वाले हो, कुछ रिसाइट करने वाले हो, कुछ बताने वाले हो, तो आप वेयर एज से स्टार्ट करें। कंसीडरिंग दैट, कंसीडरिंग द केस, कंसीडरिंग द सिचुएशन। तो वेयर एज आई वॉज मैरिड, किसके साथ शादी हुई, कब शादी हुई, कितने साल शादी को हो। उसके बाद लिखिए एंड वेयर एज, सेकेंड पैराग्राफ, एंड वेयर एज मेरा सन है, मेरे बेडलॉक से 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, बच्चे यहाँ रहते हैं। फिर वेयर एज, एंड वेयर एज करके लिखिए, मेरी बेटी शायद मैरिड है, अपने लाइफ में रिसाइडिंग है, जो भी बच्चे हैं उसके। आपने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया अपने परिवार के बारे में। ये परिवार वही है जिसके बीच आप प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो। उसके बाद नीचे लिखिए, मैंने अपने लाइफ टाइम में इतने सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज बनाए, इमूवेबल प्रॉपर्टीज बनाए। अब उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखिए कि एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल में लिख के उसके डिस्क्रिप्शन को लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्लेस कहाँ पे है, कितना बड़ा साइज है, क्या है, एक्सप्लेन करिए अच्छे से। फिर उसके नीचे लिखिए मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल लेटर में, फिर नीचे बताइए उन प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन। एट द सेम टाइम अब उसके बारे में आप एफडी है, डिटेल्स है, जो भी अपना सारी चीज़ें लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखिए आई हेयर बाई बीस दैट, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं जो भी है, आई हेयर बाई बीस दैट कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, ये वाला प्रॉपर्टी इस बच्चे को जाएगा, ये प्रॉपर्टी इस बच्चे को जाएगा, मेरी बेटी खुशहाल है अपने परिवार में, शादीशुदा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है, बच्चों में डिवाइड होना चाहिए। अनाथ आश्रम को इतना पैसा चला जाएगा, इस अनाथ आश्रम का, उसका घर यहाँ है, लोकेशन यहाँ है, इस बंदे के नाम अनाथ आश्रम में जाएगा, सारी चीज़ लिखा, किसी को देना है तो सारी चीज़ें लिख दी आपने। एंड एट द लास्ट में इन विटनेस वेयर ऑफ, मैंने आपको बताया था ना, जब आप लास्ट में लिखोगे ना इन विटनेस वेयर ऑफ, मतलब किन किन विटनेसेस के सामने आप सारे पॉइंट्स को लिखे हो, किस किस आप पूरे स्टेट ऑफ द माइंड में लिखे हो, उसको लिखना है इन विटनेसेस वेयर ऑफ। इन विटनेसेस वेयर ऑफ मैंने आपको याद है अभी दिखाया था, अभी एक सेकंड, इसलिए मैं कह रहा था आपको कि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब अभी मैं बताऊंगा। इन विटनेसेस वेयर ऑफ आई सर्टिफाई दैट आई हैव साइंड दिस। इन विटनेसेस वेयर ऑफ का क्या मतलब होता है, आई सर्टिफाई दैट आई हैव साइंड दिस इन फ्रंट ऑफ, और इन फ्रंट ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ दोज पीपल, इन दीज पीपल हु हैव साइंड द विल। लिखिए उनका नाम, साइन करिए, उनका विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, और अपना साइन करके ओके करिए। रजिस्ट्रेशन करवाने तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो भी चीज़ें आप लिखकर फाइनल कर लीजिए। तो जो कैपिटल लेटर की चीज़ें उसको दिमाग में रखिएगा, बात को बूझे। ये हो गई विल।
सेकेंड टर्म ऐसे ही मैंने आपको बताया पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? पावर ऑफ अटर्नी ऐसा होता है कि मैं सक्षम नहीं हूं अपनी टेस्टिमनी को सामने से बताने में, तो मैंने पावर शेयर किया है या फिर अपनी कुछ राइट्स जो हैं वो मैंने सीड किया है किसी पर्सन के नाम पे। वो पर्सन मेरा बेटा हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है, मेरी पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सो आपके बिहाफ में एज अ पर्सन आपको हर चीज में रिप्रेजेंट करना, आपके आपके हर चीज का जो राइट है वो आपने किसी को शेयर कर दिया, वो होती है पावर ऑफ अटर्नी। सो द पावर ऑफ अटर्नी इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ये भी कोई ऐसा नहीं कि कोई अटर्नी जनरल की बात करें, एक डॉक्यूमेंट ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ डीड, एक दस्तावेज ही है, लीगल दस्तावेज ही है पावर ऑफ अटर्नी। एक फॉर्मल अरेंजमेंट है जहां पे एक पर्सन जो प्रिंसिपल हो गया वो दूसरे पर्सन जिसको अटर्नी बोल रहे हैं, एजेंट बोल रहे हैं, उसको ऑथोराइज करता है उसके बिहाफ में एक्ट करे। पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882। सो पावर ऑफ अटर्नी इट्स अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक पर्सन स्पेसिफाई करता है किसी पर्सन को कुछ पावर्स। जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो गया कि सारे पावर्स इसको दे दिए मैंने, कुछ स्पेशल पावर हो गया कि नहीं इस चीज से रिलेटेड पावर इसको दिया गया। अब जैसे ही मैंने आपको बोला कि मान लीजिए जनरल पावर ऑफ अटर्नी का आपके पेपर में आए तो कैसे लिखोगे जनरल पावर ऑफ अटर्नी, तो लिखिएगा यही मैंने बोला कि नाउ ऑल मेन बाय दीज प्रेजेंट्स दैट दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी, इतना कैपिटल में लिखना है। क्यों? आप अटेंशन मांग रहे हो लोगों का, आप अपने डिक्लेरेशन पब्लिक कर रहे हो। नाउ ऑल मेन बाय दीज प्रेजेंट्स दैट दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी किस दिन एग्जीक्यूट किया गया। ये जो पावर ऑफ अटेंशन लाने की बात कर रहे हो ना, पावर ऑफ अटर्नी जो आप नॉलेज में ला रहे हो दुनिया की। नाउ ऑल मेन बाय दीज प्रेजेंट्स दैट दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी इज एग्जीक्यूटेड एट न्यू दिल्ली ऑन सर्टेन डेट एट इतने बजे इन द प्रेजेंस ऑफ दोज पीपल, जिसमें आप लिखिए दैट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जो भी आप हैं, जो भी आप मान लीजिए कंपनी है या फिर आप माँ बाप हैं अपने बेटे के नाम पे। तो मैं मतलब कहने का मतलब कि आप अपना पावर जो है शेयर कर रहे हो अपने बारे में। जैसे कोई कंपनी वाला क्या करता है, बहुत बड़ी कंपनी है तो वो डायरेक्टर है मान लीजिए, वो चाहता नहीं अब सारे केसेस में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, तो वो मान लीजिए दामाद है, अपना बेटा है, उनको पावर ऑफ अटर्नी दे देता है लिख कर साइन करके कि आई एम गिविंग यू द जनरल पावर ऑफ अटर्नी टू ऑल। क्या क्या दे रहे? लुक आफ्टर, सुपरवाइज करना, रिस्पॉन्ड करना, रिव्यू देना, एप्लीकेशन देना, कंपनी को रिप्रेजेंट करना, सारे पावर्स जो है वो इस पर्सन के नाम होगा। द रिलेशनशिप लिख दीजिए आप, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, रिलेशन सन इन लॉ लिखकर आप बताइए क्या क्या पावर दे रहे हैं, वेयर एज एंड वेयर एज। अब उसमें लिखिए आप नीचे, नाउ दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी विटनेस्ड एट अंडर। मैंने आपको बोला था शुरू में, नाउ दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी विटनेस्ड एज अंडर, मतलब कौन कौन सा पावर आप दे रहे हैं वो लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी विटनेस्ड एज अंडर, मतलब वो सारी पावर जो आप नीचे लिख रहे हो ना उसका हेडलाइन से हो गया कि नाउ दिस जनरल पावर ऑफ अटर्नी विटनेस्ड एज अंडर। क्या क्या? कंपनी को रिप्रेजेंट करना, कंपनी के सारे लीगल टर्म्स को देखना, नॉन लीगल टर्म्स को देखना, एक्विजिशन को देखना, जुडिशियल टर्म्स को देखना, आर्बिट्रेटर, काउंसिलिएशन ऑफिसर, अपॉइंटमेंट एंड ऑल जो भी चीजें हैं वो ये बंदा करेगा कंपनी के नाम पे। आप अपना साइन लिख कर दे दीजिए, ठीक है। किसके सामने कर रहे हैं? फिर से वही चीज, इन विटनेसेस वेयर ऑफ आई हैव हियर टू साइन दिस डॉक्यूमेंट ऑन द डेट एंड फर्स्ट प्लेस ऑन द फॉलोइंग विटनेसेज। बस मतलब एक आप खुद सोचो ना, यू जस्ट प्लेस योरसेल्फ एट दैट पोजीशन कि आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हो, तो आप क्या क्या लिखोगे, क्या क्या दोगे। बस मेरा काम आपको ये बताना है कि लिखना कैसा है, क्या क्या लिखोगे आप खुद सोच लो ना। कि उसको सारे पावर देना है तो सारे पावर के बारे में लिख दीजिए। एक डायरेक्टर होने के नाते कंपनी के जो भी पावर्स हैं, शेयर होल्डर से बात करना, जजमेंट देना, कंपनी को यहाँ रिव्यू करना, डिक्री देना, कुछ कंपनी के खिलाफ होता है तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी के फेयर में होता है तो इसको बेनिफिट होना चाहिए, उसको सेल कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर, सारे पावर्स आप दे दिए, राइट डाउन। बस उसका हेडिंग ऐसे होना चाहिए, स्टार्टिंग ऐसे होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। ये जनरल पावर में हो गया। अब सेम चीज आप स्पेशल पावर की अगर हम बात करेंगे तो कुछ पावर आप सेम चीज लिखिए, नाउ दिस स्पेशल पावर ऑफ जनरल अटर्नी विटनेसेस, अटर्नी विटनेस एज अंडर। उसमें क्या था? जनरल पावर ऑफ अटर्नी विटनेस एज अंडर। इसमें क्या हो गया? स्पेशल पावर, कि ये सारे पावर्स जिसको दे रहा हूं बाकी सारे पावर्स नहीं दे रहा, तो जो पावर दे रहे हैं उसके बारे में लिख दीजिए। स्टार्टिंग वैसे ही करना है, नाउ ऑल मैन बाय दिस प्रेजेंट्स दैट दिस स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी इज एग्जीक्यूटेड एट दिस प्लेस इतने बजे,
थोड़ा सा रीजन लिख दीजिए वाई यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट, यू आर नॉट बेल, यू आर अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शंस, तबीयत खराब है आपकी, यू कैन लीव द वर्ल्ड एनी टाइम, डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर, बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम लिख के स्टार्ट कर दीजिए। इतना रुपया इतने बजे रिसीव करेगा, इतना रुपया इतने बजे दिया जाएगा, उससे ये सारा फंक्शन किया जाएगा, जो भी आप लिख रहे हो आपके फॉर्मेट में दिया हुआ है केस में, तो लिख दीजिएगा आप। जनरल दे रहा तो जनरल लिख दीजिएगा, किसी भी केस को दिमाग में रखकर, ठीक है। चलिए, विटनेसेस का आपको सारी चीज़ दिमाग में रखनी है। अब बात करेंगे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के। कोई ज़मीन की जैसे सेल की बात करेंगे, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वही हुआ ना। तो आपको पता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपने पढ़ा होगा टीपीए थर्ड सेम में, उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको सेकंड सेम में पढ़ा था आपने, उसमें सेल की डेफिनेशन दी हुई। सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बदले में क्या होता है, पैसा लेते हो, प्रॉमिस लेते हो, हाफ प्रॉमिस हाफ पैसा जो भी लेते हो, उसके बदले में आपने क्या करा, ट्रांसफर करा। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉपर लिखावट में होनी चाहिए। सेक्शन 55 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8082 लेज डाउन द ड्यूटीज ऑब्लिगेशन एंड राइट्स ऑफ द वेंडर मतलब जो बेच रहा है, एंड परचेजर अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ सेल, एग्रीमेंट कराना पड़ेगा आपको सेल का पहले, फिर कंसिडरेशन होगा कि ये वाली प्रॉपर्टी इतने बजे इतने रुपये तक पैसा दोगे तो दिया जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं दिया जाएगा। एग्रीमेंट कंसिडरेशन आपने पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में। वैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट की क्लास स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जनवरी में, अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, इट विल बी पेड कोर्स, पर मैं कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मैं पढ़ा दूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट और टॉट्स कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। कुछ 1000 रुपये में स्टार्ट कर दूंगा, मतलब नॉट बहुत महंगा तो नहीं होगा, पर कुछ ही में हो जाएगा, ठीक है। कोचिंग आप इतना देते हो, देख लो आप। सेल डीड इज चार्जेबल विद स्टाम्प ड्यूटी, ऑब्वियस बात है, नोटरी से आपको करवाना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। अगर 100 रुपये से ज़्यादा का इमूवेबल प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, और सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको। एग्रीमेंट ऑफ सेल आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, एग्रीमेंट आपको सारा चीज़ क्लियर कट होना चाहिए, एग्रीमेंट कंसिडरेशन जो भी है, कि ये प्रॉपर्टी इतने तारीख को देना था, लास्ट पैसा है, उसके बाद इस मेथड से देना है पैसा, इस प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा इनको दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी एग्रीमेंट में बातें हैं वो सब लिखवाइए आप प्रॉपर मेथड में। वो मेथड कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूँ। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो हमेशा एक तरीके की एग्रीमेंट होती है। पहले अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो पेमेंट सेल का, तो पहले एग्रीमेंट कराओगे ना। तो एग्रीमेंट कैसे बनता है, देखो आप नहीं देखते एग्रीमेंट होता है जमीन वमीन बेचने के चक्कर में, तो एग्रीमेंट कैसे होता है, लिखो एग्रीमेंट फॉर सेल सबसे ऊपर में, स्टार्टिंग करिए दिस एग्रीमेंट कैपिटल लेटर में, दिस एग्रीमेंट इट इज मेड एट न्यू दिल्ली, हौज खास न्यू दिल्ली 24 दिसंबर 2022 सॉरी, बिटवीन, आप अपने बारे में लिखिए, रेजिडेंट ऑफ, सन ऑफ, और कौन है उसके बारे में लिखिए, राजनिवास, राजप्रसाद, जो भी आप लिखो उन चीज़ों को, बिटवीन जो भी 2 लोग हैं 3 लोग हैं उनके पार्टीज, वेयर एज लिखिए, फिर से वही पैराग्राफ स्टार्ट करिए, वेंडर कौन है, आपका रिलेशन में क्या है, लिखिए आप कि वेयर एज द वेंडर इज द एब्सोल्यूट पावर ओनर, जो वेंडर है उसके पास कंप्लीट ओनर है इस प्रॉपर्टी का, इन सारी चीज़ों का जो यहाँ पे सिचुएटेड है, एंड वेयर एज जो वेंडर है वो एग्री हुआ अपने प्रॉपर्टी को बेचना इतने प्राइस पे, इतना कंसिडरेशन पे, तो कंसिडरेशन क्या है वो लिखिए नीचे, कंडीशन मेंशन कर लो, वही में लिखना है, उसी चीज़ में लिखोगे आप। नाउ इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एज फॉलोज, इसको कैपिटल में लिखिए, नाउ इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एज फॉलोज, क्या क्या चीज़ों पे एग्री हुई, लिखिए उन चीज़ों को, कि वेंडर जो है वो एग्री हुआ है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए वेंडी को, परचेजर को। कंसिडरेशन कितना है कि 10 लाख रुपए में बेचना है, 5 लाख रुपए आपको चेक में देना है, 5 लाख रुपए 3 महीने के अंदर देना, कंसिडरेशन हो गई। वेंडर उसको चेक को है वो इतनी तारीख तक उस चीज़ को बैंक में ले जा सकता है, बैंक का नाम लिखिए, जो मार्केटेबल टाइटल वो शेयर किया जाएगा। The vendor shall deliver to the vendee the title deeds relating to the said property in his possession only after the consideration is being followed, the consideration is being completed with the help of his advocate. There will be a chance कि अगर वेंडी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए तो वेंडर कभी भी कैंसिल कर सकता है एग्रीमेंट को, अगर वाइस वर्सा अगर वेंडर मान लो कंप्लीट नहीं कर पाए तो वेंडी कभी भी उस चीज़ को खत्म कर सकता है। वेंडी मतलब परचेजर, सारे टैक्सेस वेंडर देगा, सारे टैक्सेस वेंडी देगा, जो भी है लिखिए उन चीज़ों को। All the taxes, duties and payable against the said property shall be paid by the vendor till the completion of the day sale, and thereafter if anything arises it will be paid by the vendee. उसके पहले जो भी होगा वेंडर देगा। सारे जो इन्फॉर्मेशन दिए गए वो सच हैं, कोई भी फ्रॉड नहीं, कोई भी रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं है। एक आप एग्रीमेंट करा रहे हो ना, एग्रीमेंट में लिखिए आप चीज़ों को। एग्रीमेंट क्या होता है, अरे पति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में एग्रीमेंट पता है क्या होता है? कभी सोचा है शादी के बाद तुम मुझे किचन में नहीं जाने दोगे, खाना तुम बनाओगे, जैसे मतलब ऐसे करके, झाड़ू पोछा तुम करोगे, अगर नहीं किए तो हम उस दिन नाराज़ रहेंगे, पूरे दिन बात नहीं करेंगे तुमसे,
फिर उसके बाद तुम ऑफिस से आके डायरेक्ट मुझे बात करोगे, मैसेज करोगे, हर एक 1-2 मिनट नहीं करोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ये एग्रीमेंट हो, समझ रहे हो मेरी बात को? तो एग्रीमेंट में लिखिए कंसिडरेशन क्या, वो बात नहीं करेंगे, कंसिडरेशन है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है एग्रीमेंट के में भी। आपने नहीं दिया तो वेंडी खत्म कर देगा। अगर वो चीज़ों को फॉलो नहीं किया, टैक्सेस नहीं भरे, तो कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी लिखिए, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी दैट द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी इज मेंशन्ड एज इन एनेक्चर 1 शेड्यूल 1 एंड इन विटनेसेस वेयर ऑफ, बार बार कह रहा हूँ, इन विटनेसेस वेयर कैपिटल लेटर में लिखिए, वेंडर जो भी है आप अपना नाम, वेंडर वेंडी दोनों साइन करें, विटनेसेस जो भी उनका साइन करें, खत्म कर दो एग्रीमेंट। तो आपको पता है क्या करना है यार। 10 पॉइंट लिखो कि इसकी इस बात पे इतने बजे पेमेंट देना, ऐसे देना, वो देना है, नहीं दे पाया तो खत्म कर देंगे, वो नहीं दे पाया तो खत्म कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो खत्म किया जा सकता है एग्रीमेंट को कभी भी, ठीक है। उसके अलावा टैक्सेस देने हैं, वो ड्यूटी देने, स्टाम्प ड्यूटी, वो सारी चीजें आपको देनी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? इट्स वेरी इजी। इसी तरीके से सेल डीड होती है। अब एग्रीमेंट कर लिया आपने, अब आपको सेल डीड बनानी है। आपने एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट फुलफिल हो गई, नाउ यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी। तो आपके पेपर में ना लिखा आएगा कि इसने, एक बंदे ने इसको प्रॉपर्टी बेच दी, हौज खास की एक प्रॉपर्टी थी, 2 करोड़ रुपए में बेच दी, तो आप उसके बारे में एक सेल डीड तैयार करिए। सेल डीड मांग रहे तो सेल डीड बना देना। कैसे बनाना है? जैसे ही मैंने बोला सेल डीड जहां भी यूज करोगे कैपिटल लेटर में यूज करोगे। जैसे मैंने बोला दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल डीड, दिस एग्रीमेंट वाज मेड ऑन कौन, व्हाट, दिखाया था ना भी आपको, देखो कहाँ गया, दिस एग्रीमेंट इज मेड एट व्हाट हौज खास में, दिल्ली में, जहां पे बनाया गया, इतने तारीख को इतने बजे। वैसे ही दिस सेल डीड इज मेड एट हौज खास एट ऑन दिस व्हाट 24 दिसंबर 2022 बिटवीन ए एंड बी। नाम लिखिए एंड बी का, रेजिडेंट लिखिए, रिलेशन बता दीजिए, अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा थोड़ी कि एकदम सेम चीज कॉपी करोगे यार, ऐसा नहीं होता। रेजिडेंट बता सकते हो। रेजिडेंट बताने से क्या होता है ना कि चांसेस होती है ना ट्रस्ट करने के, वो बढ़ जाते हैं कोर्ट में, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो कि भाई हैं दोनों आपस में, है ना, उसके अलावा आप जो भी रिलेटिव्स अगर लिख रहे हो तो ऐसा लगता है कि ठीक है आपस में सेलिंग हो रही है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से वेयर एज से स्टार्ट करिए। कैसे लिखिए आप, वेयर एज सेल कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो लिखो कि वेयर एज जो परचेजर है उसके और जो वेंडर है उसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था इसी चीज़ से रिलेटेड, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी का नाम बताइए, प्रॉपर्टी कितना है, कहाँ पे है, क्या लोकेशन है, कितना साइज है, कितने की प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ था इतने तारीख को, उसका कंसिडरेशन क्या था वो लिखो नीचे। कंसिडरेशन वॉज एज फॉलोज, क्या क्या है भाई, कितने तारीख तक पैसे दे रहे हैं, एंड ऑल द कंसिडरेशन हैव नॉट फुलफिल्ड। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इनटू इज विंग द व्हाट, द सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ द सेल डीड इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। लिखो सेल डीड कैसे कैसे प्रिपेयर हुआ है। नाउ दी सेल डीड विटनेसेस एज फॉलोज, क्या 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 सेल डीड विटनेस करते हो कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद जो तैयार कर रहे हो आप बेचने की, जो पूरी की पूरी दस्तावेज तैयार कर रहे हो, कैसे बेचोगे, क्या क्या एग्रीमेंट की और चीजें हैं। अब एग्रीमेंट कर लिया था आपने, कंसिडरेशन हो गई थी, अब क्या बेच रहे हो, उस टाइम पे क्या बातें रखी जा रही है कि मैं अपने जमीन का बेसमेंट आपको बेच रहा हूं, मान लो फर्स्ट फ्लोर बेच रहा हूं, या फिर 10 प्लॉट है मेरा, उसमें से एक प्लॉट बेच रहा हूं, पर अभी भी उस पूरे प्लॉट जब मैं तुम्हें दे रहा हूं तो एग्रीमेंट कर रहे हैं किस किस चीज़ पे बेच रहा हूं, तो किस किस चीज़ों पे आपका एग्रीमेंट होना चाहिए एक तरीके का, क्योंकि जब सेल डीड करते हो ना वो भी एक तरीके का एग्रीमेंट ही है, याद रखिएगा। उस मोमेंट पे भी आपके जो सेल डीड है वो खत्म की जा सकती है, क्योंकि आपने अगर प्रॉपर्टी बेच दी तो बेचते वक्त किन की चीज़ों पर शर्तें लागू करी होंगी, कुछ ना कुछ शर्तें रखी होंगी ना, कि आप कोई पोस्टर नहीं लगाओगे, आप इस प्रॉपर्टी को विदिन 1 साल के अंदर बेच नहीं सकते हो, आप इस प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर क्या नाम है सेक्शन को नहीं बेच सकते, आप एक प्रॉपर्टी के सामने आप दुकान नहीं खोल सकते, इस प्रॉपर्टी के जो पानी आती है उस पानी के नल को बंद नहीं कर सकते, अगर आपकी प्रॉपर्टी के एक टुकड़े से एक पार्किंग है तो उसको खत्म नहीं कर सकते, आप अपनी गाड़ी यहां पार्क करेंगे, अपनी गाड़ी वहां पार्क करेंगे। तो वेंडर और वेंडी के बीच आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो किसी को, तो कुछ बातें रखी होंगी ना आपने, उस सेल डीड के बातों को लिखना है। नाउ दिस सेल डीड विटनेसेस एज फॉलोज, क्या क्या, that the vendor assured that the sale of the said residential portion domestic storage space is free from attachment, tenancies, gift decree, prior sale, religious dispute, सबसे फ्री है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई जमीनी विवाद नहीं है, एंड इफ इट इज प्रूव्ड किसी भी मोमेंट पे इस चीज को वापस लिया जा सकता है, कैन बी लीगली चैलेंज्ड, that all the expenses of registration corporation tax have been borne and paid by the vendee,
That the vendor is free to sell remaining portions of the said residential building to any other parties with common rights for the use of common entrances. किसी को भी बेच सकते हैं आप. At the same time, you can write that all taxes from the date of agreement to the sale, the said portion shall be borne and paid by the vendee. If assessment of taxes is not made separately for each portion, then all the owners of the said building shall pay such charges proportionately. लिखिए चीज़ों को, एक बार पढ़िएगा आपकी चीज़ों को, मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे इन शॉर्ट. That the existing use of the said portion of the first floor is residential and that on the basement domestic storage. एक दुकान है वहाँ पे उसको परेशान नहीं करेंगे आप. That the vendee shall neither use the said portion for any legal, immoral, or commercial purpose nor use it so as to cause annoyance or nuisances to the other owners, occupants of the said building. जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया, बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाया, उसमें 20 प्लॉट्स बनाए आपने, मतलब इन द सेंस कि 20 फ्लैट्स बनाए, एक एक फ्लैट आप बेच रहे हो, तो आप बोलोगे ना कि देखिए एक फ्लैट के बीच में जो सीढ़ियाँ जाती है उसमें एक दरवाजा लगा हो, आप उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते हमेशा के लिए, क्योंकि ऊपर वाला कैसे जाएगा. आप उस बालकनी में जा सकते हैं, पर बालकनी में जाकर बहुत बड़ा होर्डिंग नहीं लगा सकते प्रॉपर्टीज़ का, कुछ भी आप नहीं कर सकते, इलीगल काम नहीं कर सकते, टेररिज्म कुछ, मतलब लाइक जस्ट ट्राई टू गेट इनटू द फैक्ट that the vendee shall not construct anything whatsoever upon or hanging the shade of the land kept unused. That the vendee shall owners, occupants along with the servant workmen of all the portions of the said building will have full right of access to booster pump, tube well, water meter, sewer tank, overhead water tank. आप सबका बराबर प्रोपोर्शन में होगा. आपका अपना इंडिविजुअल पावर टैंक, आपका इंडिविजुअल वाटर टैंक, आप अपना जाकर उसको ऑन कर सकते हैं कभी भी. छत की जो बिल्डिंग होगी उसको कभी कोई, छत की जो बिल्डिंग की जो छत है उसके दरवाजे को कोई कभी बंद नहीं कर सकता. तो मतलब जो प्रॉपर्टी आप बेचते हो ना, तो क्या क्या शर्तों पे बेचते हो प्रॉपर्टी को, वो सारी चीज़ लिखनी है. एट द सेम टाइम शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी के साथ खत्म करिए. डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी मेंशन व्हाट, लिखिए डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ पे जमीन था, वो सारी चीज़ आपने बता रखी है. दैट द वेंडी हैज़ परस्यूड द ओरिजिनल टाइटल डीड, सैंक्शन प्लान, सेल प्लान, सीटीसी फुली हरसेल्फ, जो भी चीज़ें आप लिखी थी इन चीज़ों को. जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट वंस अगेन, अगर आपको दिक्कत आती है तो. वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपके लिए बहुत आसान है. आप लोगों ने इतना इसके पीछे केसमेट को उठा, एक तो मैं बताऊं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सोच के केसमेट बनाते हैं ऐसा, इतना टफ क्यों बनाते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता यार. जितनी आपको एग्जांपल सिंपल वाले दो ना भैया, इतना टफ एग्जांपल बच्चा पहले हताश हो जा रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन वाले में हाहाकार मचा पड़ा रखा था आपने, क्या कॉन्स्टिट्यूशन वाले में कैसे लिखेंगे, रिट क्या होता है, स्पेशल लिपिटेशन क्या, और कुछ नहीं है भाई. एसएलपी बहुत ही आसान चीज़ है, बताया मैंने आपको वीडियो में, जस्ट सच ए ईजी थिंग. पर उसको केसमेट में इतना बढ़ा चढ़ा के इतना ब्रॉड कर दिया ना कि क्लासेस में इतनी बोरिंग लगती थी ये चीज़ें पढ़ने में. क्या डीपीसी क्या है क्या, बहुत ही आसान चीज़ है, बड़ी बढ़िया चीज़ है. आपको ये नहीं आया तो आप लीगल प्रोफेशनल कैसे बनोगे. आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जब भी एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस, आप जब भी पेपर में क्वेश्चन सोल्व करो ना, अपने आप को एक बार लॉयर समझ लेना. अगर कोई प्रॉपर्टी आपने बेचा है या बेच रहे हो तो क्या क्या शर्तों पे बेचोगे, क्या क्या रखोगे, उनको टारगेट्स को रख लेना दिमाग में. प्रायोरिटाइजेशन बहुत मैटर करता है. और अंत में लिखिए that this transaction has taken place at New Delhi, as such Delhi court shall have the exclusive jurisdiction to intervene if any dispute arising out of any way touching or concerning this deed. फोटो स्टेट की कॉपी लगा रखी है आपने टाइटल डिस्क की, एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 में, ठीक है. प्रॉपर्टी की डिटेल्स लगा रखी है आपने, साइन करिए, विटनेसेस के साथ साइन करके खत्म कर दीजिए. बात को समझ गए आप. तो इतना तक मैंने आज बताया है. लीज डीड वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. दिस इज माई स्कैनर, आप यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट टू मी डायरेक्टली स्कैन करके. दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, दिस इज माई यूपीआई नंबर एज वेल. योर सपोर्ट वुड बी हाईली अप्रिशिएबल, सो दिस इज मी समर्थ एशियन जुडिशरी साइनिंग ऑफ राइट नाउ. मैं आपको जल्दी से लीज डीड, उसके अलावा पार्टी जो भी आपका और भी डीड्स हैं, पार्टनरशिप डीड वगैरह, गिफ्ट डीड, जल्दी उन सब चीज़ों पे बात कर लेंगे, ठीक है. कोई डाउट हो तो प्लीज़ डायरेक्ट मुझे बात करिए, मुझे बताइए. मेरा नंबर आप सबके पास अवेलेबल, व्हाट्सएप नंबर ही आप लोग को मैं दे रखा हूँ, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी. थैंक्स फॉर शेयरिंग भी करिए थोड़ा चीज़ों को, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.